नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर तमाम बार ये घटनाएं देखने में आ रही हैं कि जो बहुजन है उसके साथ गलत किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बहुजन को पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे साथ जो मौजूद हैं उनकी घटना जो जान पाया हूँ वो ये जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि अगर आदमी पढ़ भी ले, अगर व्यक्ति कोई बहुजन पढ़ भी ले, तो भी कितनी जिंदगी मुश्किल कर दी जाती है। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही है। मेरे साथ है डॉक्टर ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरोप ये है कि आप दौलत राम कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर थी और उसके बाद आपने प्रिंसिपल पे ये आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने जाति सूचक और आपकी जाति को देखते हुए, क्योंकि आप एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, आपको टर्मिनेट कर दिया। तो ये बताएं, आपने उसके बाद एफआईआर कराई, जैसे तमाम आपने अपने पोस्टर्स और बैनर पे लिखा है, चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। क्या लगता है इतना पढ़ने के बाद, नाम के आगे डॉक्टरेट करने के बाद कैसा फील कर रही हैं आज? बताया तो सही। दुर्भाग्य ये है कि इस देश से जाति कभी नहीं जाती। उसी की शिकार मैं हूँ, जो उनकी गृहस्थ मानसिकता है। जिस तरीके के लोग एक नेक्सस बना के बैठे हैं, उनके लिए तो आई कैन से ये क्रिमिनल माइंडसेट की एक महिला है, जो जो मैं ये कह सकती हूँ कि वो गुंडी है। उनको ये चीजें करने में बहुत अच्छा लगता था पहले भी, क्योंकि जो चार्जशीट के अंदर आया वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो ये करती आई हैं। तो वो टारगेट अपना चुनती हैं कि जो उनको ऐसा इंसान दिखे जिसके अंदर पोटेंशियल है, तो उनको पोटेंशियल थ्रेट है। और अगर वो पोटेंशियल जो है वो दलित समाज से है, तो वो उनका सबसे बड़ा टारगेट है। तो वो इसीलिए उन्होंने मुझे टारगेट किया। और आज जो सिचुएशन है, केस की स्थिति है कि बेगुनाह सड़कों पे है और गुनाहगार अपराधी जो है वो कुर्सी पे है। 21वीं सदी के अंदर जो पढ़ाई के संस्थान है उसमें प्रोफेसर के साथ ऐसा हो रहा है, क्या बच्चे अपब्रिंग करेंगे अपने अंदर? इसीलिए तो सड़कों पे आना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे बैठी हूँ। क्योंकि अगर बैठूंगी नहीं, बोलूंगी नहीं, तो इन लोगों के दिमाग में एक मैसेज चढ़ा जाएगा। जो मेरी आने वाली जनरेशन है, जो बहुजन समाज है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वो सोचेंगे कि अगर आवाज उठाई तो ये होगा, डॉक्टर ऋतु सिंह जैसा हमारे साथ होगा। लोग इस दहलीज पे पैर नहीं रखेंगे, उनको डर लगेगा, उनकी रूह कांपेगी कि बोलना नहीं है, बस पढ़ना है। तो पढ़ा लिखा वो मूर्ख और गवार के लेवल का ही होगा कि जो ये एग्जाम्पल सेट कर लेगा कि ठीक है, हमने जाना पढ़ना और कुछ बनना है, लेकिन मुंह नहीं खोलना। तो वो मैं अपनी जो मैं स्पेशली जो मेरा बहुजन समाज है उनके लिए, तो मैं क्यों लड़ रही हूँ, मैं क्यों सड़कों पे हूँ कि जब वो इस यूनिवर्सिटी में इस गेट से एंटर करें ना, जिस गेट पे मैं बैठी हूँ, उस गेट से आपको पढ़ने जाना होता है, इस गेट से एंटर करें तो उनके लिए कांटे ना बिछे हों, उनके लिए फूल बिछे हों, उनका स्वागत हो, उनका गला घोटने के लिए, दबाने के लिए कोई खड़े इस तरह के गुंडे, मनुवादी, जातिवादी ना बैठे हों। वो डरे ना कि है ऐसी यूनिवर्सिटी में या तो वो सपना तोड़ देंगे या तो वो सपना नहीं देखेंगे कुछ करने का। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ के या पढ़ाना चाहते हैं, उनका गला ना दबे, इसलिए ये लड़ाई लड़ना 21वीं सदी में भी क्या ये जरूरी है। और अंबेडकर भी अकेले खड़े हुए थे, तो आज हाल देख लो, उनकी वजह से पूरा समाज खड़ा है, और इसलिए मैं भी अकेली खड़ी हूँ और लड़ूंगी। आपकी बात जब आई तो प्रोफेसर रतन लाल की बात आती है कि उनपे भी अभी आपके वीडियोस में देख रहा था, तो एक छोटी हल्की फुल्की कोई एफआईआर थी उनके ऊपर, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। आपने सेक्शन जो बताए हैं, महमूद प्राचा साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, उनसे भी जानेंगे जो कानूनी एक्सपेक्ट है। लेकिन आप डिफरेंस देखती हैं इसमें, इतने भारी भरकम चार्जशीट और धाराएं लगने के बाद भी, क्या और जो टीचर्स हैं या इस तरह की जो आप बता रही हैं मानसिकता वाले लोग हैं, उनको भरपूर पावर नहीं मिलती? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। यही नहीं, उनको प्रिंसिपल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया ताकि वो बचे, प्रिंसिपल उनके डिफेंस में आए। लेकिन संविधान से ऊपर कुछ नहीं। जहां संविधान की लठ चलेगी, संविधान चलेगा, लठ नहीं कलम चलेगी, वहां कोई नहीं टिकेगा। संविधान की कलम सबसे भारी पड़ेगी, जो होगा संविधानिक तरीके से होगा, वो जितना भी कर ले। और ऐसे टीचर्स को, ऐसे क्रिमिनल्स को जब आप ऊपर रखते हैं ना, तो ऑफकोर्स बल मिलता है, और इसीलिए रखा गया है ताकि बाकियों को बल मिले। वो तो ये शो ऑफ करती होगी ना, देखो मैंने इतना सब कर दिया, मेरा क्या बिगाड़ पाया, मेरे क्या किसी ने कर लिया। तो मैं ये दिखाने आई हूँ कि यही अम्बेडकरवादी समाज, यही संविधान तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। इस वाइस चांसलर के दरवाजे पे, इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे हम इसलिए बैठे हैं, वो देखते हैं यहाँ से सब कुछ, इसीलिए बैठे हैं कि तुम अगर इंसाफ नहीं दोगे, तुम छीन के इंसाफ लेंगे, और हम इंसाफ यहाँ से लेके जाएंगे। देयर इज नो वे बैक। तो मेरे साथ इस समय महमूद पराचा जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, तमाम एफआईआर दर्ज हुई, सेक्शंस लगे, बता रहे हैं कि तकरीबन 10 साल 12 साल की सजा हो सकती है एक प्रिंसिपल को जो दौलत राम की हैं। क्या हुआ कानून पे? चार्जशीट होने के बाद भी कोर्ट सामने है, उसके बाद भी प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ा, कैसे देख रहे हैं? रास्ता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए, कोर्ट की सबसे बड़ी समस्या आजकल जो चल रही है वो ये है कि कोर्ट के ऊपर काम का लोड इतना ज़्यादा है कि जस्टिस डिलेड
मीन्स जस्टिस डिनाइड वाला फॉर्मूला एकदम सब जगह लागू हो रहा है। और इसी बात का फायदा वो गंदे घिनौने लोग उठाते हैं जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं और एक दूसरे को ओब्लाइज करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तो ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव जगहों पे जिनकी पैठ है, वो अपने आप गलत और घिनौने काम करते हैं, गंदे काम करते हैं और अपने दूसरे इस प्रकार के भ्रष्ट साथियों की मदद से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने देते। जैसे इस केस में पुलिस के कोर्ट को आईओ तक बदलने के लिए बोलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही। तो अब कोर्ट में तो डेटें लगती हैं लंबी लंबी, तो और लंबी लंबी डेटें भी महीने महीने की लगती हैं। इन्वेस्टिगेशन सर हुई, उसके बाद ये चार्जशीट दाखिल करी पुलिस ने। देखिए, ये तो पूरी कोशिश की गई और ये चार्जशीट फाइल होती है कमिश्नर लेवल से, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल से ये ऐसी कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से सविता राय को बचाया जाए, किसी भी पूरी ताकत लगा के। ये चार्जशीट की इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हुई है, तब भी इतनी धाराएं लगानी पड़ी हैं जो आप बता रहे हैं 10 से 12 साल की सजा होगी। लेकिन अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होती तो कम से कम उम्र कैद की सजा होगी और पहले दिन इनको अरेस्ट करना चाहिए था और आज तक इनकी बेल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इतने बड़े ये पद पे बैठी हैं, ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इसकी भी एक और एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है। तो ये सब चीजें जो हैं ये साफ दिखाती हैं कि ये इनके जो तार जुड़े हुए हैं वो हाईएस्ट लेवल से जुड़े हुए हैं आरएसएस से, और ये आरएसएस की एक तरीके से टूल है जो शिकार करती हैं ऐसे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा मेधावी होते हैं। जैसे अनुमुला मौर्य नाम की एक अनुला मौर्य नाम की एक टीचर थी, बाद में वो वाइस चांसलर बनी। उनके खिलाफ भी इन्होंने झूठी कार्रवाइयां बहुत की, उनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स की, एससी समाज की थी वो भी। तो वो चाहे तो अपने शराफत की वजह से या जो ये पूरा का पूरा एक इनका इकोसिस्टम है जो शिकारी कुत्तों की तरह झपट पड़ता है एक विक्टिम के ऊपर, उसके प्रेशर की वजह से वो उसको परस्यू नहीं कर पाई। वो उसको परस्यू नहीं कर पाई तो आज कई सालों बाद डॉक्टर रितु के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और बीच में कितने लोगों का शिकार इस दरिंदगी से इस प्रिंसिपल ने किया होगा। क्योंकि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये अकेले काम नहीं कर रही है, एक पूरा एक जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसके जरिए आज जो एडॉक टीचर्स हैं उनको निकाला जा रहा है 10-10, 12-12 साल के, और आरएसएस के लोगों को रिश्वतें लेकर या भाई भतीजावाद की वजह से बनाया जा रहा है। ये उस इकोसिस्टम का, ये उस एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जिनका काम ऐसे बहुत जैसे दूसरे लोग भी होंगे इनके, ये वो काम है कि जो सबसे अच्छे छात्र हों, सबसे अच्छे टीचर्स हों, उनका शिकार करके उनको सिस्टम से बाहर करना, ताकि ये ना दिखाया जा सके कि एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का, ओबीसी कम्युनिटी का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक भी ऐसा व्यक्ति बच गया तो उसकी लाइन तो इतनी लंबी हो जाएगी कि इन सारे मनुवादियों की लाइनें से भी लंबी हो जाएगी। यही डॉक्टर रितु के साथ हुआ। परिवारवाद आपने कहा, अक्सर पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं परिवारवाद, तो अब यूनिवर्सिटी और शिक्षा के अंदर ही परिवारवाद आ गया है। यूनिवर्सिटी और शिक्षा के अंदर तो बहुत पहले से बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं कि बच्चों को, रिश्तेदारों को किस प्रकार से भर्ती किया जाता है बगैर रूल्स फॉलो किए गए। तो मैं ये बुनियादी बात बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों की जिम्मेदारी ऐसी है कि छांट छांट के जो सबसे अच्छे लोग हैं उनको मारा जाए। ये उस जो एक टीम है ना आरएसएस और मनुवादियों की, उसका हिस्सा। तो पुलिस को अगर हम देखें, पुलिस में आपने कहा कि क्वेश्चन मार्क आपने खड़ा कर दिया कि आईओ बार बार चेंज हो रहे हैं, पुलिस ने ठीक तरह से काम नहीं किया। अब न्यायालय जो है उसका रुख क्या है? आप प्रोसीड कर रहे हैं इस केस को। मैंने बताया ना, न्यायालय का रुख जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखिए 2 साल से जिसे मौका है, 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जिसको मौका है अपने सारे सबूत तोड़ने का खुलेआम, वो अभी इस वक्त अंदाजा लगाएं तो क्या कह रही होंगी, देखो मेरे खिलाफ ऑर्डर करा लिया एफआईआर का, मेरा क्या बिगड़ा, मेरे खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, क्या बिगड़ा मेरा। तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्या मैसेज दे रहे हैं आरएसएस वाले। बल्कि उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। और जैसे बिल्किस बानो के केस में, जैसे हर जगह जो भी गंदे घिनौने काम करते हैं, जैसे बृजभूषण शरण सिंह, उनको पूरी बीजेपी का इकोसिस्टम बचाने के लिए तैयार खड़ा है।
जैसे अभी एक अमरमणि त्रिपाठी साहब है, उनको बाकायदा जेल से निकाला गया। तो ये ऐसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं कि जो अत्याचार करेंगे। मैं एक और केस भी कर रहा हूँ, ये जो ये कुलदीप सिंह सेंगर, उसकी जो विक्टिम है, क्या मैसेज दे रहे हैं? पूरे के पूरा बीजेपी का सारा सिस्टम, उसमें सीबीआई ने जो जजमेंट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो आईओ था वो मुलजिम के साथ, जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनके साथ मिला हुआ था और उसने जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन खराब की। ये है बीजेपी का इकोसिस्टम। और उस केस में जो पीड़ित है वो तो एससी समाज या एसटी या ओबीसी माइनॉरिटी से नहीं आती है, तब भी महिलाओं के प्रति भी ये मनुवादी मानसिकता का ये रवैया है। अच्छा ऋतु जी, जैसे कि पराशर साहब ने बताया है कि तमाम इस तरह की चीजें घटित हो रही हैं कि जैसे जो बहुजन नेता हैं वो जब जाते हैं कहीं तो लाखों का हुजूम इकट्ठा करते हैं बहुजन की बच्ची के नाम पे, महिला के नाम पे, उन पे अत्याचार के नाम पे। वो लोग कितना सपोर्ट आपको दे? मैं क्या कह सकती हूँ इस चीज़ के बारे में? आहिस्ते-आहिस्ते आ रहे हैं। सवाल मेरा भी यही है जो आपका है कि अगर आ जाओ तो अच्छा है, लड़ाई मजबूत हो जाएगी। आने वाली जो जनरेशन्स हैं हमारी, वो एक सबक सीखेंगी। खाली पार्टी के पप्पू ना बनो। जहाँ सही मुद्दा है, राजनीति करके अपना घर तो कोई भी पाल लेता है, रोटी तो जानवर भी खा लेता है। हर चीज़, लेकिन जहाँ पे समाज के हक-हुकूक की बात करना और बेटी के साथ, जब आपके समाज की बेटी बैठी है अधिकार के लिए, तो उसके साथ खड़े होना इनका फ़र्ज़ बनता है। उसके साथ आना, उसकी आवाज़ को बुलंद करना इनका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स बार-बार नहीं होते। और अगर आज भी कुछ लोग निकल के नहीं आ रहे, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे सर ने थोड़ी देर बाद पहले बात बताई कि संविधान के बारे में बोलना अलग बात है, लेकिन संविधान को जो लोग मानते हैं, जो लोग समझते हैं, वो आपको इस आंदोलन में दिखेंगे। जो सिर्फ़ बात ही करते हैं, वो नहीं दिखेंगे। जो संविधान को समझ ही नहीं सके आज दिन तक, वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। Am I तो right? तमाम जो है बातचीत डॉक्टर ऋतु से करी है जो सालों से अपनी लड़ाई लड़ रही है क्योंकि बहुजन समाज से आती हैं और उनके साथ मनुवादी विचारधारा की जो प्रिंसिपल है उन्होंने अत्याचार किया है। इन तमाम चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।